बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से। और इस वक्त की अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर दफा 370 के हवाले से आज सरकार की जानिब से मौकफ रखा गया है, यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370। 5 अगस्त साल 2019 के फैसले को सरकार की जानिब से आज मुल्क के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिफा किया जा रहा है। और दिफा करने के लिए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकटा रमानी दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अदालत यानी 5 जजों की आईनी बेंच के सामने हाजिर हुए। और इस दौरान सबसे पहले आज शुरुआत अटॉर्नी जनरल ने की और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मरकज ने इस जज्बे से छलनी यानी मसले को अपनी समझ में लाने की कोशिश की है। और उनका कहना था कि उन्होंने मतलूबा मारूजियत और गैर जानबदारी को जहन में रखा है। उन्होंने उसी वक्त इब्राहिम लिंकन का हवाला देते हुए कहा है कि कौम को खोने और आइन के तहफ्फुज के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने की जरूरत है। आगे क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल? उन्होंने कहा कि आम कानून के मुताबिक जान यानी किसी की जान और एजा यानी कोई अंग की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन जान बचाने के लिए एजा काटा नहीं जा सकता है। लेकिन किसी अज़ू को बचाने के लिए भी जिंदगी कभी नहीं दी जाती है। ये अटॉर्नी जनरल ने पहले रिमार्क्स दिए हैं। उसके बाद चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होते हुए कहा कि हम ऐसी सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जहां सिरे यानी एंड्स जराई को भी जवाज फराहम करे। ठीक है, जराई भी सिरों के मुताबिक होने चाहिए, यानी जो रिसोर्सेज होंगे वो एंड्स के मुताबिक होने चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जवाब में कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 370 आईनी इंजमाम के अमल को इसी खतूत पर मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था जैसा कि दूसरी रियासतों के साथ हुआ था, यानी उसी तरह जैसे बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स जो है वो हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुई हैं, उसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साथ भी किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके मुसलसल वजूद को इसके असल मकसद की तहरीफ के तौर पर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि सरहदी रियासतें जितनी भी बॉर्डर रियासतें हैं जैसे जम्मू कश्मीर खुसूसी इलाके हैं और इनकी तंजीम नौ के लिए अलग गौर की जरूरत है। उनका कहना है कि जब ऐसी सरहदी रियासतों से मुतल्लिक इक़दामात की बात आती है तो अदालत को पार्लियामेंट की हिकमत का हवाला देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का दावा है कि सदर के राज के दौरान उन्हें मुकम्मल ताकत दस्तयाब है। हालांकि ये जो मुखालिफ वकला है वो कहते हैं कि सदर जो है अपने आप प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस नहीं ले सकते हैं जब तक न जम्मू कश्मीर की कॉन्करेंस होगी। लेकिन उस पर एजी यानी अटॉर्नी जनरल का दावा है कि सदर के राज के दौरान उन्हें मुकम्मल ताकत और कुव्वत दस्तयाब होती है और सदारती हुक्मनामे को मंजूर करते हुए मुनासिब अमल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। यानी जो 5 अगस्त साल 2019 को हुआ है वो गैर कानूनी नहीं है। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी निशस्त से खड़े हुए और सरकार के मौकफ के दलाइल पेश करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने वाली मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों को नुकसान पहुंचा रहा था। यानी ये एक बाधा थी, ये तुषार मेहता कहते हैं, एक बाधा थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को फलाही वो बहबूदी स्कीमों का बहबूद था या उसका फायदा था, उसके अंदर 370 हाइल थी। ये आज कोर्ट के अंदर तुषार मेहता दलाइल दे रहे थे। तुषार मेहता का कहना था कि ये एक से ज्यादा तरीकों से एक तारीखी मामला है क्योंकि अदालत 75 सालों में पहली बार इस बात पर गौर करेगी कि किस तरह आर्टिकल 370 वादी के लोगों तक मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों को पहुंचने वाले नुकसान के लिए काम कर रहा था। यानी 370 अवाम को नुकसान कर रहा था। ये तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि आर्टिकल 370 आर्जी था या मुस्तकल। इस कंफ्यूजन की वजह से हमारे मुल्क के खास तबके के जहनों में एक नफ्सियाती दोगलापन है। वो दोगलापन इस मनसूखी के साथ खत्म हुआ, यानी लोग तजब्जुब के शिकार थे, ये तुषार मेहता कहते हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद ये तजब्जुब खत्म हो गया है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही कि मनसूखी के बाद अब जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को बुनियादी हुकूक और दीगर हुकूक की एक बड़ी तादाद से नवाजा जाएगा और वो इस मुल्क में अपने बाकी भाइयों और बहनों के बराबर होंगे।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के इल्हाक की तारीख का खाका उन्होंने पेश किया और अर्ज किया कि इल्हाक मुकम्मल होते ही खुद मुख्तारी भी खत्म हो जाती है। यानी जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया तो उसके बाद जो उनकी सॉवरेनिटी थी, जो उनकी खुद मुख्तारी थी, वो उस वक्त खत्म हो गई, क्योंकि ये बड़ी खुद मुख्तारी के साथ जम हो जाती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के साथ जम हो गई थी। और जम्मू कश्मीर के आईन के सेक्शन 5 का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन तुषार मेहता की इसी बात पर यहां से चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा आपको इस दलील से भी निपटना पड़ेगा, यानी जो आप ये दलाइल दे रहे हैं आपको इसे निपटना पड़ेगा, क्योंकि और भी सवाल जिम्मन में उठेंगे जो दरख्वास्त गुजारों ने उठाए हैं। यानी जो दरखास्त गुजारों ने इस सिमत में सवाल उठाए हैं, आपने उसका जवाब देना है। खुद मुख्तारी के अंदरूनी और बैरूनी पहलू होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पहलू होते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुषार मेहता से मुखातिब होते हुए बड़ी अदालत में कहते हैं कि आपने इन सवालों का जवाब देना है, क्योंकि बाहरी खुद मुख्तारी तो चली गई है, ये तो हम भी मानते हैं, मगर अंदरूनी खुद मुख्तारी बरकरार रही, ये डिफेंस के वकला का कहना है। तो उस पर जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा वो अदालत को हम दिखाएंगे कि किस तरह अपनाया गया तरीका आईनी पैरामीटर्स के अंदर था, यानी दायरे इख्तियार के अंदर था, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने आगे भी कहा कि बुनियादी दलील दी गई थी कि जियोग्राफाई बरतानवी हिंदुस्तान में, यानी जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो जम्मू कश्मीर का एक खास मकाम है, क्योंकि ये वाहिद हिस्सा था जिसका 1939 में आइन अपना आइन था। ये हकीकत में गलत है, ये तुषार मेहता कहते हैं ये दरअसल गलत है। 62 ऐसी रियासतें थी जिनके अपने आइन थे। सॉलिसिटर जनरल का मजीद कहना था कि इल्हाक के मुआहदे का मसवदा तमाम रियासतों के लिए यकसान था और ये इल्हाक दस्तावेजात इन तमाम लोगों के लिए यकसान था जिन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया से इल्हाक किया था। उन्होंने निशानदेही की है कि मणिपुर ने 26 जुलाई 1947 को एक आइन अपनाया जिसमें बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की इलाही का इंतजाम किया गया था और महाराजा को उसका आईनी सरबराह तस्लीम किया गया। सॉलिसिटर जनरल का मजीद कहना था कि यह दलील कि जम्मू कश्मीर वाहिद शाही रियासत थी जिसका अपना आइन था, हकीकत में गलत है। सॉलिसिटर जनरल ने मजीद कहा कि आइन के आर्टिकल 1 के वजूद में आने के बाद वाहिद खुद मुख्तारी रह गई थी, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान, ममलिकती हिंदुस्तान। और उन्होंने बेंच को आगाह किया कि इब्तिदा में जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 नुमाइंदे थे जिनमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी शामिल थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद शाही रियासतों ने डोमिनियन ऑफ इंडिया से इल्हाक किया और आइन के मसौदे में सरगर्मी से हिस्सा शुरू किया। उन्होंने मजीद रोशनी डाली कि तमाम शाही रियासतों के पास इल्हाक के मुख्तलिफ अल्फाज थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक वफाकी अकाई बन गई है। ये बड़ा अहम नुकता यहाँ उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि कई दफात उन्हें हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए दाखिली खुद मुख्तारी देती हैं। सॉलिसिटर जनरल का मजीद कहना था कि मसावात की हैसियत आइन की तशकील का मकसद था, यानी यूनिलैटरल, यानी मसावात, इसमें जिसमें कोई तफरक न हो, ये आइन का बुनियादी नुकता है। यूनियन के एक तबके को उन हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता जो बाकी मुल्क को हासिल है। लेकिन एसजी मेहता ने, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट 1947 के जरिए अदालत का रुख किया और कहा कि हर शाही रियासत को इल्हाक के आला यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अपनी शराइत और शराइत पेश करने की इजाजत थी। उस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें मुकम्मल तौर पर जम हो गई है। जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 के रास्ते अमल किया। दीगर शाही रियासतों के इल्हाक और जम्मू कश्मीर के इल्हाक के दरमियान फर्क था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बाकी रियासतों और जम्मू कश्मीर के दरमियान फर्क था। चंद्रचूड़ कहते हैं कि फर्क ये था कि ये आईनी तारीख दूसरी रियासतों के हर लिहाज से हतमी इंतजाम का बाइस बनी। उन्होंने आर्टिकल 370 के रास्ते पर अमल नहीं किया, यानी बाकी रियासतों ने 370 के रास्ते पर अमल नहीं की, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के लिए आईन ने आर्टिकल 370 में जाने का फैसला किया था। दूसरी रियासतें मुकम्मल तौर पर जम हो गई। एसजी मेहता के दलाइल का खुलासा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कहते हैं कि आप अभी जो नुकता बयान कर रहे हैं वो ये है कि मुख्तलिफ रियासतों के इल्हाक में तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशन थी, हमने टैक्स लगाने और जमीन के हसूल के हवाले से देखा है। आपको मुस्तकबिल के आइन को कबूल करने का पाबंद नहीं है। हमने शाही हुक्मरानों को ये इख्तियार दिया है, यानी उस वक्त हमने शाही हुक्मरानों को, जहां पे प्रिंसिपल स्टेट्स थी,
ये इख्तियार दिया था कि आप अपनी शराइत पर हमारे पास आए, यानी जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी आप उस पे आ जाए, हम आपको अपनी शराइत पर आने को नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से आज इस तरह के जो आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 को लेकर देखने और सुनने को मिली। They didn't follow the 370 rule because for J&K, the constitution decided to go to 370. The other states, there was no provision like 370. They merged and they were integrated completely. They accepted list 1, they accepted list 3, they accepted the ultimate dominion powers, executive and legislature of the Dominion of India. I am just showing this with a view to make one point, that the stand which is now being taken, and which has been taken, that we had a special feature and therefore we were given a special treatment, and therefore this provision is kind of a privilege given to us which can never be taken away. But I am just trying to show that there were many similarly situated princely states, they had also put their conditions, but eventually they subsumed themselves with the Union of India because of the Act of State Doctrine and because of Article 363 and Article 1. But they came into the Indian Union as a volition. They joined voluntarily. I mean, we take it as voluntarily. It may have been a little bit of persuasion. It may have been whatever. Real politics. Yes, obviously. Obviously, no difficulty. And that was probably the genius of Sardar Patel. There's no difficulty. There's no doubt about it. But the fact, however, remains that insofar as J&K is concerned, J&K bucked that trend. J&K went to the 370 rule. So, yes, but why, how, and till what time? Right. That will come, my lord, subsequent. Okay. And that's why, my lord, for me, as I said, my lord, in the outset, connecting the dots would be necessary. So the limited point which you are making at this stage is that the instruments of accession of various princely states contain certain reservations. Now we have seen in regard to taxation, in regard to land acquisition, Binding constitution. not binding themselves to accepting a future constitution. So the IOAs at that point of these states were hedged with various conditions. This is also. But that was consistent with Section 6 of the Government of India Act, which was adopted by Section 9 of the Indian Independence Act. We gave this step. सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 को लेकर जो आर्गुमेंट्स हैं, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां पर हम आपको ले चलेंगे सांबा, जहां पर चौथे दिन भी आज एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। 4 दिन से यहां के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरोल टोल प्लाजा को बंद किया जाए, इसे हटा दिया जाए। लेकिन इस दौरान जो युवा राजपूत सभा के लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से एहतजाज की शुरुआत की है, उनके कई सारे जो कारकुनान हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, और जब से पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसके बाद इस इलाके के अंदर एहतजाजों में मजीद तेजी आ गई है। और इन एहतजाजों के दौरान अब डिमांड ये रखी गई है कि एक तो इस टोल प्लाजा को यहां से किसी भी सूरत में हटाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो युवा राजपूत सभा के लोग हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर लगी है और उन्हें जो पाबंद सरासर रखा गया है, उनकी गिरफ्तारी को खत्म किया जाए और उनके केसेस को वापस लिया जाए। और जम्मू के लोग ये भी कहते हैं कि जब हम मुतलका डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं तो हमारी अथॉरिटीज ये कहती हैं कि हमें इख्तियार नहीं है, और अगर उन्हें इख्तियार नहीं है तो फिर किससे इख्तियार है, ये जम्मू के लोग आज इस एहतजाज के दौरान पूछ रहे हैं। ये टोल प्लाजा यहाँ पर इलीगली कैसे रन कर रहा है, कौन से ऐसे लीडरान, सीनियर लीडरान हैं जिनकी मिली भगत से ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर चल रहा है, तो बिल्कुल एक निंदनीय स्टेप है। जो हमारे जम्मू के कार्यकर्ता जो हमारे बिल्कुल
बिल्कुल शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रहे थे। जो YRS के जो कार्यकर्ता वहां पर धरने पर बैठे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको हिरासत में लेना, पहले उनको पुलिस लाइन सांबा में रखना, और अब उनको सुनने में आ रहा है कि FIR लॉन्च हुई है और कठुआ जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं कहूंगा ये बड़ा ही एक निंदनीय स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है, और इसका कसूरवार सबसे ज्यादा मैं इस मौजूदा सरकार को, इस केंद्र सरकार को ठहराऊंगा कि बाहर के लोग आज इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाकर बिठाए हुए हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के संविकरण का नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से चलाना है। वो बाहर का, यूपी का, बिहार का कानून जहां पे लागू करते हैं, और उसी वजह से जम्मू आज सुलग रहा है। चप्पे चप्पे में, एक एक कोने में, हर एक शहर में, हर एक चौराहे में, चाहे वो किसी भी वजह को लेकर किया जाए, चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे ये टोल प्लाजा की बात करें, आज जम्मू का चप्पा चप्पा सुलग रहा है। तो इसके लिए ये मौजूदा सरकार ही बिल्कुल कसूरवार है। जम्मू का चप्पा चप्पा सुलग रहा है, बाहर से अधिकारियों को लाया गया है, मकामी कोई अधिकारी या कोई जो काम करने वाला यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये जम्मू के लोग आज कह रही हैं। लेकिन ये आवाज सांबा तक की महदूद नहीं रही है। आज चैम्बर की जानब से जम्मू के अंदर भी एक मीटिंग तलब की गई थी। उससे पहले बार एसोसिएशन की जानब से भी इस हवाले से अपना नुक्ते नजर रखा गया है, और काफी गम गुस्सा जम्मू के लोगों में के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन आज जो ताज अंजुमनों की मीटिंग थी, आज जो चैम्बर की मीटिंग में, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या कुछ जम्मू के लोगों का ख्याल है, अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, उनसे ही जाने की कोशिश करेंगे। अनिल, क्या कुछ आज हो रहा है? क्योंकि सांबा के अंदर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर अब जम्मू के लोग जो है एक आवाज में बात कर रहे हैं, और आज चैम्बर की भी मीटिंग थी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी बात निकल आ रही है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो लगातार पिछले 3-4 दिनों से वार्तालाप कर रहा है, और लगातार हमने ये देखा कि अरुण गुप्ता जी की बात करते हैं और अन्य संगठन जो है आज खास तौर पर, मुख्य तौर पर यहाँ पर शमूलियत हुए थे, और उस बीच में अब ये सहमति बनती हुई नजर आ रही है और संभावना ये बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं की है कि जम्मू के बंद कॉल को लेकर, क्योंकि जम्मू की अगर हम बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर चैम्बर को पूरी तरह से व्यापार मंडल का जो है वो समर्थन मिला है, और इंतजार जो है वो इस समय बार एसोसिएशन का किया जा रहा है। और पूरा जम्मू पर हम बात करते हैं तो पूरा जम्मू इस समय सुलगता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू के अन्य इलाकों में जो है इस समय प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, अन्य विभिन्न इलाकों की बात करते हैं, छोटे छोटे इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चे से लेके हर एक बुजुर्ग व्यक्ति तो जो है अनिल समझा जा रहा था कि एक खबर आ रही थी कि शायद जम्मू के अंदर जो मुख्तलिफ अंजुमने हैं, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं, या बाकी ट्रेड बॉडीज हैं, टैक्सी यूनियन है, जो गाड़ी की जो यूनियंस हैं, माना जा रहा था कि उनका एक कंसेंसस बन रहा है और वो जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं। तो इस हवाले से कोई अभी तक हतमी जवाब आया है या ये कोई अफवाह ही है? देखिए, अभी इस जवाब को लेकर जो है वो इंतजार करना होगा, मगर रमेश मेहता जो है वो इस समय संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर जरूर आ रही है। मगर लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हिलाल जी, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि संभावनाएं और बैठकों का दौर अभी लगातार जारी है। और इस वक्त आपको बता दें कि चैम्बर की अगर हम बात करते हैं, चैम्बर में इस समय समीक्षा चल रही है। तमाम बड़े अधिकारी जो है वो इस समय चर्चाएं कर रहे हैं। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान की बात करते हैं, वो इस चर्चा को लेकर एक तरफ दिल्ली में भाजपा का जो मुख्य डेलीगेट है वो पहुंचा है, और जम्मू की बात करते हैं जहां पर चैम्बर इसको लेकर चर्चा कर रहा है। और उसी बीच अगर हम बात करते हैं, बार ने भी आज पूरी तरह से एक रिहाई की मांग जरूर की थी, और आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से वो प्रदर्शन किया गया। बहुत शुक्रिया अनिल। यानी अभी भी इंतजार करना होगा क्या कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है और क्या कुछ हतमी राय बनती है, वो देखी जाएगी। लेकिन सांबा के अंदर जो ये एहतजाज है ये काफी तूल पकड़ते जा रहे हैं। अंकुर शर्मा को आप देख सकते हैं, जो कि अब एक सियासी जमात के वजूद में आने के बाद काफी एक्टिव भी नजर आ रही हैं, और वो भी अपने हिसाब से लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आज यहाँ पर एहतजाज हैं, तो बड़ी सियासी जमातें इससे कैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगली खबर में बात करते हैं तामीर और तरक्की की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से आज राजभवन श्रीनगर से ही आज एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान उन्होंने वर्चुअली जो बडगाम जिला है, बडगाम जिला के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का उन्होंने इब्तिदा भी किया, और उसके साथ साथ
उन्होंने इनॉग्रेशन और संग बुनियाद भी रखा। इस दौरान उन्होंने चाडुरा में बस अड्डा, चार शरीफ में पार्कें, बीरवा बडगाम में बेराम हिल गुफा की तजदीद, छून बडगाम में पीएचसी और तकरीबन 9 पंचायत घरों की तामीर का भी आज उन्होंने तरक्याती मंसूबे में शामिल रखे थे। और इस मौके पर यहां आज डीडीसी चेयरमैन जो बडगाम के हैं वो भी यहां पर मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर भी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहां पर मौजूद थे और भी जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, वो भी यहां पर आज मौजूद थे। देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा, वैसे ही पूरे देश में दिखा। ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। आज जो बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं वहाँ के जिला प्रशासन को, वहाँ के डीडीसी चेयरमैन, वहाँ के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में जागृत हुई है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि हाल ही में जो SKICC में से शेर कश्मीर का नाम यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम हज़फ किया गया था, तो उसके बाद उसमें सियासत शुरू हो गई थी। मुझे याद है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ रहना नहीं है, उन्हें भी जाना है, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनका नाम कोई नहीं लेंगे। ये उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब यहाँ पर स्पीच कर रहे थे राजभवन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मनोज सिन्हा को यहां से जाना है। वैसे मेरा जन्म भी यहां नहीं हुआ है और ना ही मुझे यहां रहना है। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगा कि जब भी मैं यहां से जाऊंगा तो ऐसी मिसाल छोड़कर जाऊंगा कि आने वाले लोग मेरे दौर को याद करेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि वैसे भी जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत और रिवायत है कि यहाँ के लोग भाईचारे में बड़ा यकीन रखते हैं। अस्तित्व के साथ रहें, ये जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को जब हम कायम करेंगे तो ये समझिए कि जैसे जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि था, वह स्थान फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, ये जब तक बना रहेगा तो हम विकास भी करेंगे, संपन्न भी होंगे, सुख शांति भी रहेगी। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एलजी साहब आए हैं, चले जाएंगे। मैं कहता हूं, मेरा जन्म हुआ है ना, मैं यहां रहने आया और मैं चाहता हूं और निश्चित रूप से मुझे जाना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जाऊंगा तो ऐसी मिसाल छोड़ के जाऊंगा कि आने वाले लोगों को याद रहेगा कि ऐसा काम हुआ है। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य और ईमानदारी से यहाँ के आवाम की भलाई हो, यहाँ का नौजवान एक बेहतर भविष्य ले सके, यहाँ की बहनें, हमारी बच्चियां खुली हवा में। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।